जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में जुडिशियल डॉक्ट्रिन्स के बारे में जानेंगे कि डॉक्ट्रिन्स होती क्या हैं लॉ पर्सपेक्टिव से। तो अगर डॉक्ट्रिन को समझे कि डॉक्ट्रिन सबसे पहले होती क्या है, तो डॉक्ट्रिन को कहा जाता है कि सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, थ्योरी। इसको जनरली या यूजुअली कहें तो अप्लाई किया जाता है और अपहेल्ड किया जाता है किसके थ्रू? कोर्ट्स ऑफ लॉ के थ्रू। जुडिशियल जो ओपिनियन होता है वो क्रिएट करता है रूल्स और स्टैंडर्ड्स। जब वो जो भी कहते हैं ओरली कोर्ट में, सपोज करो कोई केस गया तो उसकी सुनवाई के दौरान अगर कुछ जुडिशियली ओपिनियन जनरेट हुआ है तो उसको लीगल डॉक्ट्राइन के टर्म्स में कंप्राइज कर दिया जाता है। तो आज ओवरव्यू लेंगे कुछ डॉक्ट्रिन्स के बारे में। सबसे पहली जो डॉक्ट्रिन है हमारी वो हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स की। ये क्या कंसिस्ट करती है? अगर इसकी बात करें तो इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसको माना गया है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हम पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इसके ओरिजिन की बात की जाए तो जनरली इसको बोला जाता है कि एक पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन है, और इसका जो ओरिजिनेशन है या इसकी जो ओरिजिनेटिंग पार्ट्स है वो कहाँ से मिलता है हमको? चार्ल्स और मोंटेस्क्यू की राइटिंग्स में से मिलता है। और वो राइटिंग्स या लेख जो उन्होंने लिखा था उसका टाइटल था द स्पिरिट ऑफ लॉस, राइट। अब इसकी बात करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है। तो ये यूज़ की जाती है डिवीज़न ऑफ पावर्स, जो कि वेरियस ऑर्गन्स हैं हमारे, स्टेट है, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, उनकी पावर्स को डिवाइड करने के लिए या उनकी पावर्स को डिवीज़न करने के लिए। ऐसा ना हो कि एक जो ऑर्गन ऑफ स्टेट है या पावर है वो दूसरे में क्या करने लगे, इंटरवीन करना शुरू कर दे। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती है या यूज़ करती है इस डॉक्ट्रिन का जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है। जब कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है या तो जुडिशरी स्टेट के बीच में, या स्टेट और यूनियन के बीच में, या फिर एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में, ठीक है, इसके एसोसिएटेड जो जजमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं कि किस किस जजमेंट में इसका यूज़ किया गया है या किस किस जजमेंट में इसको अप्लाई किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो राम जबाया वर्सेस राजनारायण केस, जो कि हमारा 1955 का है। और जो दूसरा केस है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण केस, ये हमारा 1975 का केस है। इसमें यूज़ किया गया है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाए। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें कि संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर का किस आर्टिकल में प्रावधान दिया गया है, तो आर्टिकल 50 है। अब नेक्स्ट डॉक्ट्रिन की बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस। पिथ का मतलब होता है ट्रू नेचर, और जो सबस्टेंस का मतलब होता है लॉ के टर्म्स में या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, सबस्टेंस का मतलब होता है द मोस्ट इम्पोर्टेंट, या दूसरी भाषा में कहीं इसेंशियल पार्ट ऑफ समथिंग।
जैसे इसको पॉलिटिकल डॉक्ट्रिन बोला जाता है, ऐसे ही डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सबस्टेंस को लीगल डॉक्ट्रिन बोला जाता है, राइट। अब इसके ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन सबसे पहले कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें मिलता है, और इंडिया में वो बाद में अडॉप्ट किया गया था किसके थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू, जो कि 1935 का है। अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये यूजुअली अप्लाई की जाती वहाँ पर जहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि जो पर्टिकुलर लॉ है हमारा वो किस सब्जेक्ट में फॉल डाउन करेगा या किस सब्जेक्ट के अंदर आएगा। सब्जेक्ट मीन्स कि स्टेट सब्जेक्ट है, उस स्टेट लिस्ट में आएगा वो सब्जेक्ट, या यूनियन लिस्ट में आएगा वो सब्जेक्ट, या कनकरेंट लिस्ट में आएगा। तो जो जुडिशरी है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सबस्टेंस का यूज करते हुए किसी भी सब्जेक्ट के लिए अगर कन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो वो वहाँ पर बताती है कि ये स्टेट लिस्ट में आएगा या फिर ये यूनियन लिस्ट में आएगा, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन भी हो गया। अब इसकी अगर बात करें कि इसके रिलेटेड जजमेंट्स जो हैं या जिसमें जिन जजमेंट्स में इसका यूज़ किया गया है उन जजमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला जजमेंट है प्रफुल्ल वर्सेस बैंक ऑफ कॉमर्स, ठीक है। ये हमारा केस था 1946 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो मनी लैंडिंग के साथ जो डील करता है वो एक स्टेट सब्जेक्ट, मतलब मनी लैंडिंग वाला जो सब्जेक्ट है वो किसके अंदर फॉल करेगा, स्टेट लिस्ट के अंदर फॉल करेगा। तो फेथ एंड सबस्टेंस का यूज करते हुए जब मनी लैंडिंग वाला जो इश्यू था या सब्जेक्ट था जो स्टेट और यूनियन के बीच में कन्फ्लिक्ट राइज हुआ था, उसको यूज करते हुए उन्होंने कहा कि जो मनी लैंडिंग है वो स्टेट लिस्ट में फॉल करेगा, ये स्टेट सब्जेक्ट है। और दूसरे केस की अगर बात करें, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालासार, ये केस था 1951 का, ठीक है। ये इसको कह सकते हैं कि सबसे पहला जजमेंट है जिसने अपहेल्ड किया था किसको, डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ और सबस्टेंस को, ठीक है। नेक्स्ट अगर डॉक्ट्रिन की बात इससे पहले बात करते हैं कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ एंड सबस्टेंस है इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, संविधान में इसका प्रोविज़न कहाँ दिया गया है। तो ये संविधान में आर्टिकल नंबर हमको 246 और 254 में दिखाई पड़ता है। तीसरी हमारी जो डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है। तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये प्रोटेक्ट करती है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, जो कि किस में दिए गए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। ये प्रोटेक्ट करती है फंडामेंटल राइट्स को। इसके जो ओरिजिन है, इसका ओरिजिन हमें मिलता है इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में एक केस हुआ था, उसका नाम था नॉर्डनफेल्ट वर्सेस मैगजिम नॉर्डनफेल्ट गन्स एम्यूनेशन कंपनी लिमिटेड, ठीक है। तो इसका ओरिजिन हमें वहाँ से मिलता है। एप्लीकेशन की अगर बात करें कि इसका एप्लीकेशन क्या है, तो ये नॉर्मली हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करती है किसकी एम्बिट के अंदर, आर्टिकल 13 सबसेक्शन 1 के अंडर वाले फंडामेंटल राइट्स को। इसके जो एसोसिएटेड जजमेंट्स हैं उसकी बात करें तो सबसे पहला आता है हमारे दिमाग में AK गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि 1950 का था। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट जो कहती है कि ये जो अगर बात आती है इनकन्सिस्टेंसी की, किसकी इनकन्सिस्टेंसी की, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इनकन्सिस्टेंसी है FR के साथ में,
ये जो है डिस्प्यूटेड जो प्रोविजंस हैं किसी भी एक्ट के, सपोज करो कोई भी हमारा एक्ट आया, राइट, वो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ में, एफआर्स के साथ में, या फंडामेंटल राइट को वो थोड़ा बहुत क्या करता है, इंक्रोच करता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का यूज़ करते हुए ये कहती है कि कोई भी एक्ट जो फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, इंक्रोच कर रहा है, उस पूरे एक्ट को क्या नहीं किया जाएगा, नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। सिर्फ उस चीज़ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा जो प्योरली और इंटीमिडेटली एफआर को क्या करता है, इंक्रोच कर रहा है। इसमें इस डॉक्ट्रिन का मतलब है कि पूरा जो एक्ट है उस पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड ना डिक्लेयर करते हुए हमको इस एक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करनी है, सेव करनी है, जितनी भी हो सके। और जो दूसरा था हमारा स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बालासार, जो हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ पिथ एंड सबस्टेंस में भी है, 1951 का केस। इस केस के अंदर 8 सेक्शन जो थे हमारे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के, उनको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया था, और बचे हुए जो पोर्शन थे बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट का, जो बचा हुआ पूरा पोर्शन था, उसको क्या कर दिया गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, क्योंकि वो एफआर को क्या है, मतलब इंक्रोच नहीं कर रहा था। तो जो इंक्रोच कर रहा था, जो कितने थे हमारे 8 सेक्शन थे, उनको क्या कर दिया, सेपरेट करके उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें, इस संविधान में हमें इसको कहाँ देखने को मिलता है, तो वो है हमारा आर्टिकल 13। और अब नेक्स्ट डॉक्ट्रिन की तरफ चलते हैं। तो जो नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है हमारी, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स जो है बेसिकली किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, वो है कि जो लॉ फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, वायलेट करती है, उसको नल एंड वॉइड इन इनिशियल कंडीशंस में डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, उसको सिर्फ क्या कर दिया जाएगा, अनइन्फोर्सिएबल, मतलब उसको हम लागू नहीं कर सकते हैं बस, बट नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। अब इसका ओरिजिन अगर देखें तो इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है एक केस में, जो कि केस था केशव माधवन मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इससे इसका ओरिजिन हुआ है, जो कि 1951 का केस है। अब इसके एप्लीकेशन की अगर बात करें कि किस तरीके से इसको अप्लाई किया जाता है, तो जनरली एफआर को, जैसे जिसमें डॉक्ट्रिन ऑफ हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर था, उसमें कुछ केसेस थे जिसमें जो गवर्नमेंट बार बार अप्लाई करने की कोशिश कर रही थी कि मतलब हमें डीपीएसपी को अलाउ करना है कि एफआर को थोड़ा सा अगर हम इंक्रोच कर भी देते हैं कोई बात नहीं, बट हमें डीपीएसपी जो हमारा गोल है उसको अचीव करना है, तो कुछ कुछ एफआर को क्या कर दिया जाए, ओवरशैडो कर दिया जाए। तो यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर एफआर जो है ओवरशैडो कर जाता है किसको, लॉज को या एक्ट्स को। तो उन एक्ट और उन लॉज को जो एफआर के साथ साथ या पैरेलली नहीं चल सकते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, अनइन्फोर्सिएबल कर दिया जाता है, ठीक है। लाइक जैसे एक जब एक्लिप्स की बात करें, ग्रहण जब लगता है तो चंद्रमा को सूर्य क्या है, हल्का सा उसके ऊपर शैडो आ जाती है। ऐसे ही कोई भी एक पूरा एक्ट है, अगर वो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो जब तक ये इनकंसिस्टेंट रहेगा एफआर के साथ, तब तक इसको हम क्या नहीं कर सकते, इन्फोर्सिएबल नहीं कर सकते, मतलब लागू नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही इसका शैडो, या जैसे ही ये फंडामेंटल राइट्स दोज हु आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एट प्रेजेंट टाइम, बट आने वाले टाइम में वो रेलेवेंट नहीं रहेंगे, अगर वो सिनेरियो होता है या वो सर्कमस्टेंसेस पैदा होते हैं, तो उस सिनेरियो में ये जो एक्ट है वो फोर्सिएबल हो जाएगा। इसी वजह से
डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स को यूज़ करते हुए कुछ लॉज को वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, अब इसके जो एसोसिएटेड जजमेंट्स हैं उनकी बात करें तो पहला जो जजमेंट है या केस है वो है भिकाजी नारायण ढकरास वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 का ये हमारा केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो लॉ है सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट एक्ट उसको अनइन्फोर्सिएबल डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब उस अमेंडमेंट एक्ट को अब लागू नहीं किया जाएगा। कब तक? जब तक ग्रहण लगा हुआ है किसका? फंडामेंटल राइट्स का। जैसे सन के ऊपर जब तक ग्रहण लगा होता है किसका? मून का, तब तक उसकी जो रोशनी है वो हमें अच्छे से नहीं दिखाई देती। इसी इन द सेम सिनेरियो ये जो एक्ट है, जो हमारा अमेंडमेंट एक्ट था सेंट्रल प्रोविंस एंड बेरार मोटर व्हीकल्स एक्ट 1947 का, वो तब तक अनइन्फोर्सिएबल है जब तक फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर रहेंगे। इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात की जाए तो ये हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 13 सब सेक्शन 1 के अंडर।